स्टार्ट है। हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का रिवीजन। हम लोग करेंगे एमसीक्यू और एसएक्यू का। बेसिकली आज के क्लास में जो हम लोग रिवीजन करेंगे एमसीक्यू और एसएक्यू का, वो है ये हम लोग इस बुक से, बासु एंड दास, जो आप लोग के पास बुक है, ठीक है ना। तो हम लोग एग्जाम में, ठीक है ना, एमसीक्यू भी आएगा ना। तो एक बार हम लोग को 4 ऑप्शन, बैठ जाओ बाबू, सब लोग बैठ जाओ। हम लोग को 4 ऑप्शन दिया रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। हम लोग को करेक्ट मतलब आंसर पढ़ना होगा, मतलब क्वेश्चन पढ़ना होगा और टिक करना होगा सही आंसर पे। तो हम लोग कुछ कुछ एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अपने तरफ से लिख भी सकते हो, समझ भी सकते हो, ठीक है। अच्छा, अकाउंटिंग क्या है, एक सवाल बोर्ड में जो ज़्यादा ज़्यादा रिपीटेड है, हम लोग डिस्कशन भी हो जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ आंसर नहीं बताएंगे आपको, एक डिटेल डिस्कशन होगा हम लोग का, ठीक है ना। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग को हम लोग साइंस एंड आर्ट्स दोनों बोला जाता है। अकाउंटिंग क्या है हम लोग का, आप अपने तरफ से नोट्स भी बना सकते हो समझने के लिए। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग को साइंस भी बोला जाता है और क्या बोला जाता है, आर्ट्स। तो अगर क्वेश्चन में आ गया व्हाट इज अकाउंटिंग, तो आप किस में टिक मारिएगा, बोथ साइंस एंड आर्ट्स में, ठीक है ना। पहला एमसीक्यू। दूसरा एमसीक्यू हम लोग को डिस्कशन करेंगे। अच्छा, हु इज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी, हु इज, जोर से बोलो, ठीक है, लूका पैसियोली इज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी। तो ये भी सवाल आता है। उसके बाद है ना, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अभी जो हम लोग क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द पर्सन हु इज इंटाइटल्ड टू गेट मनी फ्रॉम द बिजनेस इज कॉल्ड। द पर्सन, आप क्वेश्चन लिख भी सकते हो। ऑनलाइन वाले जो देख रहे हो बाबू, अपनी तरफ से आप नोट्स बनाओ, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। द पर्सन हु इज इंटाइटल्ड टू गेट मनी फ्रॉम द बिजनेस इज कॉल्ड। हिंदी में इसका मतलब क्या होगा, कौन बोलेगा। वो इंसान का नाम बताओ, वो इंसान का नाम बताओ जिसको पैसा मिलेगा बिजनेस से। अच्छा, आपको 2 इंसान का नाम पता होना चाहिए। 2 इंसान का नाम, एक डेटर, दूसरा एक डेटर, दूसरा द पर्सन हु इज इंटाइटल्ड टू गेट मनी फ्रॉम द बिजनेस। वो इंसान का नाम बताओ जिसको बिजनेस से पैसा मिलेगा। बिजनेस से पैसा तो क्रेडिटर को मिलेगा, मतलब बिजनेस 2 इंसान, याद कर लेना। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता भी है, ठीक है ना। ध्यान देना, ध्यान देना। अब बताना विजिबल है कि नहीं, ठीक है ना। ये बिजनेस है, विजिबल है बाबू, बोलो। अच्छा, ये बिजनेस है, समझना। ये हम लोग का क्या है, बिजनेस। कोई भी चीज का बिजनेस हो, बिजनेस है। बिजनेस क्या करता है, नॉर्मली क्या करेगा, परचेज एंड सेल ही होगा, ठीक है ना। ये परचेज किससे करेगा, परचेज करेगा क्रेडिटर से। क्रेडिटर को हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे, सप्लायर। क्या बोलेंगे, सप्लायर। और ये खरीद के बेचेगा किसको बाबू, डेटर को। सेल करेगा किसमें, क्रेडिट में। समझ में आया। ये परचेज किससे कर रहा है, क्रेडिट में परचेज करेंगे। परचेज किस में कर रहे बाबू, क्रेडिट में। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी बना सकते हो समझने के लिए। तो देखो, बिजनेस का नॉर्मली क्या हुआ, परचेज हम लोग करें क्रेडिटर से। और कौन सा परचेज करते हैं, क्रेडिट परचेज। और क्रेडिट का मतलब पैसा बाद में देंगे, उधार में हम लोग खरीद रहे, ठीक है ना, उधार में हम लोग बेचे हैं। तो क्रेडिट सेल हम लोग किसको करते हैं, डेटर को। डेटर का मतलब क्या होता है, कस्टमर होता है, ठीक है ना। क्लियर है। कस्टमर का क्या नाम होता है, डेटर होता है, कस्टमर होता है, बुक डेब्ट होता है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा बिजनेस किसको पैसा देता है, बिजनेस पैसा देता है क्रेडिटर को। बिजनेस को पैसा किससे मिलता है, डेटर्स को। तो आपको 2 जर्नल एंट्री पता होना चाहिए। पहला, अच्छा, क्रेडिटर का कौन सा अकाउंट होता है, ये भी पूछ लेगा एग्जाम में। क्रेडिटर कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। और डेटर कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट नहीं होता बाबू, पर्सनल अकाउंट होता है। डेटर एंड क्रेडिटर कौन सा अकाउंट होता है, तो एग्जाम में आएगा, लिख पाएंगे हम लोग, लिख पाएंगे हम लोग। तो बताइए, डेटर कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। और क्रेडिटर कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। कितना एमसीक्यू हो रहा। अच्छा, क्रेडिटर क्या होता है बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए क्या होता है, लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी। क्या होता है, करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी। ये बिजनेस के लिए क्या होता है,
करंट एसेट्स, बोलो करंट एसेट्स, याद रहेगा। अच्छा एमसीक्यू क्या क्या बन सकता है, देख लो कितना एमसीक्यू बनेगा, यहाँ से बहुत सारा एमसीक्यू बन पा रहा। अच्छा आपको जनरल एंट्री पेड टू क्रेडिटर, पेड टू, आपसे एमसीक्यू में पूछेगा पेड टू क्रेडिटर का जनरल एंट्री क्या होगा सर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, है कि नहीं। और यहाँ पे क्या होगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन बोलो ना, कलेक्शन फ्रॉम, अच्छा खाली देख लो बाबू, विजिबल है ना बोर्ड में, ठीक है ना। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, तो जनरल एंट्री क्या होगा बोलो, ऊपर विजिबल है, अच्छा चलो, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो एमसीक्यू यहां से बन सकता है। देखो अभी हम एक बार फिर रिकॉल कर दे रहे हैं, एक बार सब बोर्ड को देखो, रिकॉल कर दे रहे हैं, बोर्ड को देखो सब रिकॉल कर दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फिर से क्या पढ़ें, एक हम लोग डायग्राम बनाए फ्लो चार्ट की तरह, फिर से समझ लेते हैं। कोई चीज का बिजनेस हो, बिजनेस परचेज किससे करेगा, बेचेगा किसको, याद कर लो, जो भी परचेज करेगा क्रेडिटर से वो क्रेडिट में कर रहा है, और जो बेचेगा वो क्रेडिट में, ठीक है ना। डेटर को हम लोग, डेटर कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। डेटर का दूसरा नाम होता है कस्टमर। डेटर क्या होता है, करंट एसेट्स होता है, ठीक है ना। सिमिलरली क्रेडिटर भी पर्सनल अकाउंट होता है, करंट लाइबिलिटी। अब तुमको एग्जाम में पूछ लेगा करंट लाइबिलिटी क्या है, जिसको 12 महीना के अंदर पेमेंट करना है, समझ में आया। तुमको एग्जाम में ना 3-4 ऑप्शन दे दिया, बोलेगा वो कौन सा लाइबिलिटी है जिसको 12 महीना के अंदर पेमेंट करना होता है, सर ये करंट लाइबिलिटी है। वो कौन सा एसेट्स है जो 12 महीने के अंदर रिकवर हो जाएगा, करंट एसेट्स। याद हुआ, आप लोग लिख लीजिए यहाँ तक, फिर हम लोग चलते हैं। वो कौन सा एसेट्स है जो 12 महीने के अंदर मिल जाएगा, करंट एसेट्स। अब वो कौन सा लाइबिलिटी है जिसको 12 महीने के अंदर पे करना होगा, तो करंट लाइबिलिटी, ठीक है ना। आपसे एग्जाम्पल में पूछ लेगा, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट्स, एग्जाम्पल बोलो करंट एसेट्स का। सर डेटर हो गया, बैंक हो गया, कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट्स। करंट लाइबिलिटी का, हाँ स्टॉक भी, क्लोजिंग स्टॉक भी करंट एसेट्स होता है, ठीक है। और करंट लाइबिलिटी का आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, शॉर्ट टर्म लोन हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ठीक है ना। ये सारा एग्जाम्पल क्या होता है, क्रेडिटर वगैरह, ये सारा हम लोग का करंट लाइबिलिटी होता है। तो यहां तक पोर्शन ठीक है, ठीक है। अगर जो नहीं लिखे हो वीडियो को पॉज करो और इसको लिख लो, बना लो, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू बहुत कुछ आता है। यहाँ तक हम लोग का क्लियर है। चलो हम लोग क्या करें, डिटेल डिस्कशन भी तो कर रहे हैं ना, है कि नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं, डिटेल डिस्कशन भी कर रहे हैं साथ में। तो आप लोग बोलना, द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू गेट मनी फ्रॉम द बिजनेस इज कॉल्ड क्रेडिटर। समझ में आया, आगे चले। अच्छा कैपिटल, दूसरा एग्जांपल आया, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। अच्छा अब इस साल आया है, ये 2008 में 9 में आया है आई थिंक। अब इस साल हो सकता है ना, पूछ ले कैपिटल का कौन सा अकाउंट होता है, कैपिटल कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। समझ में, कैपिटल कौन सा लाइबिलिटी होता है, फिक्स लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी नहीं होता, फिक्स लाइबिलिटी होता है, फिक्स लाइबिलिटी। अच्छा लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, एन ऑब्लिगेशन विच द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू पे बैक। समझ में, एक ऑब्लिगेशन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो ऑर्गेनाइजेशन पे करेगा। समझ में आया, किसको पे करेगा, जिससे पैसा लिया है उसी को तो पे करेगा। यहां तक क्लियर है, क्लियर हो रहा है हम लोग को। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू हम लोग करते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटी क्या होता है हम लोग का, एसेट्स ज्यादा है लाइबिलिटी कम है तो क्या होगा। याद करो सिंगल एंट्री चैप्टर में हम लोग के, याद करो इनका हम लोग पढ़े थे ना, सिंगल एंट्री चैप्टर में डेबिट साइड में, मतलब सॉरी बैलेंस शीट में तो डेबिट क्रेडिट होता नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है, अकाउंट नहीं होता है। जब हम लोग सिंगल एंट्री पढ़े थे तो एसेट्स को ऐड किए थे और लाइबिलिटी को माइनस किए थे, डिफरेंस क्या निकला था, याद करो याद करो,
बाबू इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बात नहीं कर रहे, सिंगल एंट्री का बात कर रहे। एसेट्स को ऐड किए थे, लाइबिलिटी को माइनस किए थे, लाइबिलिटी में जो डिफरेंस निकला था ऊपर में, उस डिफरेंस को क्या बोले थे हम लोग? कैपिटल बोले थे। क्या बोले थे? कैपिटल बोले थे। एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटी इज नोन एज कैपिटल। एक्सेस ऑफ लाइबिलिटी, सॉरी, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटी। देखो यहाँ पे बोर्ड में देखो, हम लोग का कौन सा साइड ज्यादा है? हम लोग का एसेट साइड ज्यादा है, ठीक है ना। एसेट साइड ज्यादा है और लाइबिलिटी साइड कम है। देखो मान लो ये हम लोग का यहाँ दिखाई दे रहा, ठीक है, ये एसेट्स है और ये लाइबिलिटी है। मान लो एसेट्स को ऐड किए, कितना आया? 1 लाख आया, समझे। यहाँ तुमको इसको माइनस किए, मान लो डिफरेंस आ रहा है ना 50,000। ये 50,000 को क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्सेस ऑफ एसेट्स। हाँ, एक्सेस ऑफ एसेट्स, वेरी गुड, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटी। बोलो, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी। एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। याद रहेगा? आगे चले, चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। कैपिटल का तो क्या नेचर होता है हम बता दिए, ठीक है ना। अच्छा, करेंट एसेट्स, अभी तुमको बोलो, देखो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी तो कैपिटल होता है। अब करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी क्या होगा? वर्किंग कैपिटल। अब एग्जाम में बोलेगा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करेंट एसेट्स माइनस, देखो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट एसेट माइनस, देखो हैशटैग दे दिए, इंपॉर्टेंट है। WC का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म वर्किंग कैपिटल। बोलो ना, WC का मतलब क्या होता है? एक बार जोर से, वेरी गुड। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, सर बताइए ना, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? वो कैपिटल जो रिक्वायर्ड होता है डे टू डे एक्टिविटीज में, जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ सैलरी। मतलब बिजनेस में दो तरह का कैपिटल रिक्वायर्ड होता है ना। एक लंबे समय तक जो बिजनेस में हम लोग का कैपिटल ब्लॉक रहेगा, जैसे प्लान एंड मशीनरी खरीदने के लिए, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने के लिए, और एक टू डे एक्टिविटीज में जो भी खर्च होगा उसको क्या बोला जाता है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, अब बोलेगा एग्जाम में 1 नंबर में आ गया, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। फिर से बोलेंगे, द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। याद रहेगा? वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल जो बिजनेस को डे टू डे एक्टिविटीज में खर्च होगा। अच्छा, डे टू डे एक्टिविटीज में खर्च होगा अपना मान लो मेरा एक बिजनेस है, ठीक है ना। अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल होगा नहीं तो बिजनेस को स्मूथली कैसे चलाएंगे? मान लो हमको क्रेडिटर को पैसा देना है, मान लो क्या, ये तो देना ही रहता है, क्रेडिटर को पैसा देना होता है, रॉ मटेरियल खरीदना होता है, तो क्या मशीन को बेच के रॉ मटेरियल खरीदेंगे? ऐसा कैसे होगा? तो बनाएंगे क्या? मशीन को बेच के, अगर मशीन को बेच देंगे तो फिर प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे करेंगे? तो हमारे पास हाथ में कुछ पैसा होना चाहिए ना रनिंग के लिए, उसको क्या बोला जाता है? वर्किंग कैपिटल। तो अगर बोलेंगे एसेट माइनस लायबिलिटी इज नोन एज, नहीं, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अच्छा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल। एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट माइनस लायबिलिटी, एसेट माइनस लायबिलिटी, अरे बोलो ना। अच्छा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल। क्लियर हो रहा है यहां तक? चलो आगे चले। अच्छा, याद रहेगा कि भूल जाएंगे हम लोग? याद रहेगा? अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक किसका एग्जाम्पल है? क्लोजिंग स्टॉक किसका एग्जाम्पल है? सर ये तो क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट्स है। क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट्स है बेटा। क्लोजिंग स्टॉक क्या हम लोग का? करंट एसेट्स है। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? अच्छा, एग्जाम में क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर सवाल आ सकता है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं वो कौन से कॉन्सेप्ट से लिखते हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट। हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं ना, तो क्लोजिंग स्टॉक कौन से कॉन्सेप्ट से लिखते हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट से लिखते हैं। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं वो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से लिखते हैं? AS
AS2 एग्जाम में आएगा। जो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं वो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से लिखते हैं? AS2 का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अच्छा, हम लोग के हिंदुस्तान में, इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता कौन है? ICAI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ICAI अगर कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है बाबू? ये एक मैनर्स बताता है, एक तरीका बताता है कि हम लोग को इंडिया में अकाउंटिंग किस तरीके से करना होगा, है कि नहीं। मान लो अगर कोई तरीका नहीं होता, वो अपने तरीके से अकाउंटेंसी करता, तुम अपने तरीके से अकाउंटेंसी करते, तुम अपने अकाउंट, तो हम लोग मेजर कैसे करते हैं? कोई तो कॉमन होता ही नहीं ना। तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो कॉमन होता नहीं। समझ पा रहे हो ना? तो जो भी इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू होता है वो कौन इशू करता है? ICAI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। याद रहेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI। याद रहेगा। अच्छा, हम लोग क्लोजिंग स्टॉक के बारे में पढ़े थे ना। क्लोजिंग स्टॉक कौन से? क्लोजिंग स्टॉक पहला क्या है? देखो, क्लोजिंग स्टॉक पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। यहां से सवाल आएगा, जब बोल लिए आएगा तो आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग लिखिएगा बाबू। ऑनलाइन वाले बाबू जो बच्चे देख रहे हो अपने तरफ से नोट्स बनाओ। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक में हम कहां लिखते हैं? बाई क्लोजिंग स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं वो कहां पे रहता है? एडजस्टमेंट में दिया रहता है या ट्रायल बैलेंस में दिया? ट्रायल बैलेंस में नहीं, एडजस्टमेंट में दिया रहता है बाबू। कहां दिया रहता है? एडजस्टमेंट में। अगर क्लोजिंग स्टॉक है, एडजस्टमेंट में, तो ये दो जगह जाएगा। कहां जाएगा? ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट एसेट साइड। याद रहेगा। अगर ये तो एक सवाल यहां से भी बन सकता है, एक MCQ, ठीक है। दूसरा MCQ कहां से बनेगा बाबू? ध्यान दो। अगर TB का मतलब ट्रायल बैलेंस में अगर क्लोजिंग स्टॉक है, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। मान लो क्लोजिंग स्टॉक है, डेबिट में लिखा हुआ है, तो ये कहां लिखेंगे? ये सर एसेट्स में लिखेंगे। कहां लिखेंगे? एसेट्स में। याद हुआ यहां तक? तो बोलो एग्जाम में क्या बोलेगा? बोलेगा अगर एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक है, तो उसको कहां लिखेंगे? ट्रेडिंग का क्रेडिट, बैलेंस शीट का। फिर से बोलोगे, अगर एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक है तो उसको कहां लिखेंगे? ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट का एसेट साइड। अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है तो उसको कहां लिखेंगे? अच्छा, एग्जाम में अब सवाल आएगा, हर एक एडजस्टमेंट एंट्री का 2 पोस्टिंग होता है, डबल जगह जाएगा। और ट्रायल बैलेंस में जो रहेगा एक जगह, सिंगल जगह। यहां तक MCQ क्लियर हुआ हम लोग का? बोलो। अब आते हैं, बोलेगा जो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग लिखते हैं कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से लिखते हैं? क्या से? AS2। याद रहेगा, AS2 क्या बोलता है? AS2 किसके लिए? क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट और NRV का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इसको मार्केट प्राइस भी बोलेंगे। विच एवर इज लोअर। याद रहेगा, विच एवर इज लोअर। जल्दी से बोलिएगा बाबू, क्लोजिंग स्टॉक क्या बोलता है? AS2 क्लोजिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्लोजिंग स्टॉक के लिए है। बोला कॉस्ट और मार्केट प्राइस जो छोटा रहेगा वही लिखेंगे। मान लो आपको एग्जाम में ना 2 वैल्यू दे दिया क्लोजिंग स्टॉक का, तो कौन सा लिखेंगे? जो छोटा होगा, विच एवर इज लोअर। उसको कहां लिखेंगे? एडजस्टमेंट में। तो ट्रेडिंग का क्रेडिट, बैलेंस शीट का एसेट। तो यहां से जो भी MCQ आएगा कर पाएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से क्या लिखते हैं? क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट और NRV का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, जो दोनों में से कम होगा वही लिखेंगे। यहां तक क्लियर है? आगे चले हम लोग, चलो आगे चलते हैं हम लोग, ठीक। अच्छा, आपको अगर पूछेगा लैंड एंड बिल्डिंग, प्लान एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सर, ये कौन सा अकाउंट है? फिक्स एसेट्स है, रियल अकाउंट। फिर से बोलिएगा, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लान एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सर, कौन सा अकाउंट है? फिर से बोलिएगा, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लान एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सर, कौन सा अकाउंट है? फिक्स एसेट्स, रियल अकाउंट। इसमें और पूछेगा तो टैंजिबल,
अब एग्जाम में आ गया, व्हाट डू मीन बाय टैंजिबल एसेट्स? आप टैंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी सीन और टच, विच जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, उसको क्या बोला जाएगा? टैंजिबल एसेट। टैंजिबल एसेट वो एसेट होता है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। बिल्डिंग को टच कर पाएंगे तो बिल्डिंग इज द एग्जांपल ऑफ टैंजिबल एसेट। हम फर्नीचर पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे, इट इज द एग्जांपल ऑफ फिक्स एसेट। टैंजिबल है, टैंजिबल का मतलब जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, जिसको फील कर सकते हैं, उसको फिक्स एसेट टैंजिबल बोला जाता है। तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सारा एग्जांपल किसका है? फिक्स एसेट, टैंजिबल। अच्छा, एक नंबर में आ गया डिफाइन एसेट्स। डिफाइन एसेट्स क्या बोलेंगे? द रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस। वेरी गुड, कौन बोलेगा? द रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ, वेरी गुड, द रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग फ्यूचर प्रॉफिट। देखे कौन बोलेगा बगैर देखे? ट्राई करो, जोर से बोलना। The resources which are owned by business for the purpose of generating future profit is known as assets. Very good, very good. Now हमारा it's your turn. बगैर देखे बोलो, देखो कौन बोल पाएगा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। Sir, the resources which are owned by the business for the purpose of the generating future profit is known as assets. दो एग्जांपल बोलना है एसेट्स का। Sir, land and building, plant and machinery. वेरी गुड, वेरी गुड। दे दीजिए हमको, दे दीजिए। तो हम लोग एसेट समझ में आएगा, एक नंबर में आएगा डिफाइन एसेट्स, हम लोग लिख पाएंगे और एग्जाम्पल भी पूछेगा, बता पाएंगे। क्लियर है? आगे चले हम लोग। अच्छा, वो कौन सा डिस्काउंट है जो हम लोग नहीं लिखते बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? ट्रेड डिस्काउंट। समझ में? ट्रेड डिस्काउंट हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा नहीं जाता है। जैसे आप लोगों को बाबू कहीं भी सामान लेने जाओगे ना, जो बगैर बोले आपको माइनस कर दिया, समझ रहे हो ना? जो विदाउट बोले माइनस कर दिया। अच्छा, इतना 10,000 का सामान है, चलिए आप 9,000 रुपया दे दीजिएगा, 1,000 रुपया माफ़ी दे दे रहे हैं, मतलब एक तरह का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाते। क्लियर है? आगे चलें। अच्छा, डेबिट बैलेंस किसका किसका होता है? किसका किसका डेबिट बैलेंस होता है? किसका किसका? बेटा बाबू इसको। अच्छा, ये जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाओ, पीछे जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग आप लोग लिखे नहीं होगे इसको लिख लेना, ठीक है ना? यहाँ से MCQ आएगा। चलो, अच्छा, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं बाबू? कि हम लोग क्या बोले, बोलो अभी। डेबिट बैलेंस किसका होता है, क्रेडिट बैलेंस किसका होता है? बोलो दो चीज बताओ जिसका डेबिट बैलेंस होता है। सिर्फ दो ही चीज है जिसका डेबिट बैलेंस होता है, सारे एसेट्स का और सारे एक्सपेंस का। इन लोगों का क्या बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। सारे लाइबिलिटी का, सारे इनकम का क्या बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। याद रहेगा? चलो बोलो, एसेट्स का क्या बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा। लाइबिलिटी का क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होगा। लाइबिलिटी का क्या बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ये लिखाना है क्या? ये तो पता ही है हम लोग को, ठीक है ना? क्लियर है? चलो, यहाँ पहला चीज से हम लोग कंप्लीट कर लिए, आगे चलते हैं। थ्योरी ऑफ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, अंडर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एसेट्स आर ऑलवेज वैल्यूड एट। अच्छा, पहले हम आपको बताएंगे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता क्या है। व्हाट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, हेडिंग डालो गोइंग। देखो ना, लिख रहे हैं व्हाट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अच्छा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले? अच्छा, जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, हम लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं क्या सोच के स्टार्ट करते हैं कि हम लोग को जिंदगी भर बिजनेस करना है, यही बिजनेस करना है। अब मान लो फ्यूचर में हम लोग का माइंड चेंज होता है, वो बात का बात है, लेकिन जब भी हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं क्या सोच समझ के स्टार्ट करते हैं बोलो तो? कि हम लोग को बिजनेस ना टू अर्न प्रॉफिट, अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। जब भी हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम लोग का ऑब्जेक्टिव होता है कि लंबे समय तक बिजनेस करना है, ठीक है ना? तो हम लोग गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि एक बार जब बिजनेस स्टार्ट होता है ना तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है वो लंबे समय तक बिजनेस
करेगा। इसीलिए हम लोग को ना फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स को डिफरेंशिएट करते हैं और एसेट्स एंड खर्चा को भी डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, मान लो मेरा ऑब्जेक्टिव ना बिजनेस, लंबे समय तक बिजनेस नहीं करना है, तो बैलेंस शीट तो फिर हमको बनाने का जरूरत ही नहीं है ना। हम अपने सारे एसेट्स को एक्सपेंस के साथ लिखेंगे, सारे एसेट्स को एक्सपेंस के साथ। अच्छा, एसेट एंड एक्सपेंस में डिफरेंशिएट क्यों करते हैं, कौन से बेसिस से? इसे बहुत सवाल हम बना सकते हैं। एक फिक्स्ड होता है, एक फिक्स नहीं होता। नहीं, हम ये नहीं बोल रहे, हम बोले एक्सपेंस और एसेट्स को कौन से बेसिस से डिफरेंशिएट करते हैं? सर, ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपको लंबे समय तक बिजनेस चलना है ना, आपका बिजनेस तो बहुत लंबे समय तक चलेगा, तो आप अपने खर्चा और एसेट्स को अलग अलग लिखो, फिक्स एसेट एंड करंट एसेट्स में डिफरेंशिएट करो। क्यों? क्योंकि आप एक बार जो फिक्स एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो तो आप रिकवर कर लोगे 5 साल, 6 साल, 10 साल बिजनेस करके। क्लियर है? समझ पा रहे हो ना? लेकिन अगर हम लोग का ऑब्जेक्टिव गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट नहीं है तो सारा खर्चा और एसेट्स तो एक ही हुआ ना मेरे लिए, हम बैलेंस शीट क्यों बनाएंगे तब? तो बोलो, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या करते हैं हम लोग? एसेट और एक्सपेंस का डिफरेंशिएट करते हैं। और बोलो, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स को भी डिफरेंशिएट करते हैं। क्यों करते हैं बोलो? अब यहां पे बोला है अंडर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एसेट्स आर ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। किस पे बोलो? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में। अच्छा, व्हाट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट? बता पाओगे? कौन बताएगा? हिंदी में बोलो। नहीं, अच्छा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है क्या हिंदी में? एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हम लोग मानते हैं कि हम लोग को बिजनेस हमेशा करना है, बस। समझे? हमेशा लॉन्ग टर्म तक बिजनेस करना, लॉन्ग टर्म तक बिजनेस करते ही जाना होगा। ठीक है? जब भी हम लोग कोई चीज काम करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं बोलो? कि अब हमको बिजनेस करेंगे, लंबे समय तक बिजनेस करेंगे, ऐसा मान के बिजनेस करते हैं। क्लियर है? इसी बेसिस से हम लोग को कॉस्ट प्राइस में दिखाना पड़ता है। जितने भी एसेट्स होते हैं उसको बैलेंस शीट में कहाँ कैसे दिखाते हैं? कॉस्ट प्राइस में दिखाते हैं। एसेट्स और एक्सपेंस को कौन से बेसिस से डिफरेंशिएट करते हैं? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। बोलो फिर से, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? हम लोग लॉन्ग टर्म तक बिजनेस करेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब इससे हम सवाल पूछते हैं। अच्छा, कौन से बेसिस से हम लोग अपने खर्चा को अलग लिखते हैं और एसेट्स को अलग लिखते हैं? कौन से कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से फिक्स एसेट एंड करंट एसेट्स में डिफरेंशिएट करते हैं? समझ में आए? अच्छा, गोइंग कंसर्न के हिसाब से सारे एसेट्स को किस वैल्यू पे लिखेंगे? मार्केट वैल्यू नहीं, कॉस्ट प्राइस। 3 MCQ बनेगा। गोइंग कंसर्न के हिसाब से सारे एसेट्स को बैलेंस शीट के एसेट्स में कौन से प्राइस में लिखेंगे? फिर से बोलो, गोइंग कंसर्न के हिसाब से सारे एसेट्स को बैलेंस शीट के एसेट्स में कौन से प्राइस में लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस। यहां तक क्लियर हुआ? चलो आगे चले। बोल रहा है यहाँ पे, द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉग्नाइज 2 फोल्ड एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अच्छा, कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है कि अकाउंटिंग, अच्छा, 2 तरह का अकाउंटिंग होता है बोलो तो? एक सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, एक डबल एंट्री सिस्टम होता है। जब हम लोग दोनों एस्पेक्ट्स डेबिट एंड क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो वो कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं हम लोग? डबल एंट्री सिस्टम। बोलो, डबल एंट्री का मतलब क्या होता है? बोलो, डबल एंट्री का मतलब क्या होता है? अच्छा, 2 सिस्टम होता है ना, एक सिंगल एंट्री होता है, एक डबल एंट्री होता है। व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम? सर, बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है बट शॉर्टकट तरीके से, पूरा ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखेंगे। व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? सर, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है डेबिट एज वेल एज क्रेडिट, दोनों एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे। अब तुमसे एक तो MCQ आया, बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर विच सिस्टम और द कॉन्सेप्ट? डबल एंट्री। अगर डबल एंट्री नहीं रहेगा तो ड्यूल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट रहेगा। क्या रहेगा? ड्यूल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट। बोलो, अंडर विच सिस्टम ओनली 1 एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड? वो कौन सा सिस्टम है, वो कौन सा मेथड है जहां पे एक पहलू, एक एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम सर।
वो कौन सा एस्पेक्ट्स है, वो कौन सा तरीका है जहां पे दोनों एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन हम लोग लिखते हैं? ड्यूअल एस्पेक्ट्स या डबल एंट्री सिस्टम बोल पाएंगे? डबल एंट्री सिस्टम। अब एक नंबर में आ गया डिफाइन डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम आर अ सिस्टम विच इज अडॉप्टेड बाय बिग ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होगा वो तो सिंगल एंट्री फॉलो करेगा ना, और जहां पे हम लोग को ना दोनों एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना होता है। क्लियर हुआ? आगे चले, बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है? बोलो। अच्छा, इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच कॉन्सेप्ट? हम लोग अकाउंटिंग में जो भी इनकम को मेजर करते हैं कौन से बेसिस से करते हैं या कौन सा मेथड से करते हैं? इनकम एक्रूअल बेसिस में भी होता है। अब मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अच्छा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होता क्या है? एनीथिंग विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी हैज बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। मनी मेजरमेंट क्या होता है? मनी क्या लिखे बाबू? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? हर वो चीज जिसको पैसा में तौल पाएंगे, माप पाएंगे, उसी को लिखेंगे। हर वो चीज जिसको पैसा में मेजर कर पाएंगे उसी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे। समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, कोई हम बिजनेस किसी को पैसा दिया, बिजनेस को दुआ मिला, दुआ भी तो जरूरी होता है, तो वो दुआ को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख पाएंगे? कोई किसी के लिए प्रार्थना किया, वो प्रार्थना को लिख पाएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? कोई किसी के लिए प्रे कर रहा, किसी के लिए कोई मोहब्बत, कोई किसी से बहुत मोहब्बत करता है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से बहुत मोहब्बत करता है, कितना रुपया का मोहब्बत करता है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख पाएंगे? तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? हर वो चीज़ जिसको पैसा में तौल पाएंगे उसी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे। तो जो इनकम अगर लिख रहे हैं, बिजनेस का इनकम हुआ, उसको पैसा में माप पा रहे हैं? अगर हाँ तौल पा रहे हैं तभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए आते हैं हम लोग, ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंटिटी कॉन्सेप्ट, क्या लिखा? एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है बिजनेस एंड ओनर बोथ ऑफ देम हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। बोलो, बिजनेस एंड ओनर बोथ ऑफ देम हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस एंड ओनर का पहचान अलग अलग होता है, समझ में? इसीलिए बिजनेस का खर्चा में हम लोग ओनर का पर्सनल खर्चा नहीं लिखते हैं। जब भी ड्राइंग होता है हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या कर देते हैं? कैपिटल से माइनस कर देते हैं। अब एग्जाम में आ गया, हम लोग ड्राइंग को क्या करते हैं? कैपिटल से माइनस करते हैं। कौन से कॉन्सेप्ट से? एंटिटी कॉन्सेप्ट से। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? दो इंसान है, बिजनेस अलग इंसान है और ओनर अलग इंसान है। बिजनेस का प्रोप्राइटर जो ओनर होता है वो अलग होता है। एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बोलो तो, बिजनेस एंड ओनर दोनों का सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब पहचान है। चलो हम बताओ, यहाँ पे ये कौन है? ये ओनर है, ठीक है। ये कौन है? ठीक है, आपको लगता होगा ये ओनर है, ये बिजनेस है। क्यों वो बोलो सर, हम इसको ओनर क्यों बोले, इसको बिजनेस क्यों बोले? क्योंकि बिजनेस जो है ना, ओनर को अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, ओनर क्या कर रहा है? नाच रहा है, खुश हो गया। तो ये अलग इंसान है और ये अलग इंसान है। इसमें बिजनेस कौन है? ये बिजनेस है। ये क्या है? बिजनेस है। ये क्या है? अच्छा, बिजनेस डांस कर सकता है? करेगा तो भूकंप आ जाएगा, बिल्डिंग गिर जाएगा। तो डांस कौन कर सकता है? ओनर कर सकता है। ओनर क्यों डांस कर रहा है? क्यों खुश है? प्रॉफिट मिला। किससे मिलेगा? पड़ोसी से, अपने बिजनेस से तो मिलेगा। इसको नॉर्मल सा बात है। तो यहाँ अलग इंसान है। सर बिजनेस ऐसा होता है, हम समझा रहे बाबू, कोई बिजनेस इंसान के रूप में थोड़ी होगा। बिजनेस मतलब दुकान, बिल्डिंग, समझ पा रहे हो ना? तो हम एक आपको समझाना चाह रहे हैं, ये दोनों अलग अलग है। बिजनेस का खर्चा को हम लोग कहाँ लिखते हैं, कहाँ डेबिट करते हैं?
सर बिजनेस का खर्चा अगर डायरेक्ट नेचर का होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में होगा, इनडायरेक्ट नेचर का होगा तो पीएल के डेबिट में होगा। अब ओनर का खर्चा को कहाँ डेबिट करते हैं? कैपिटल से लेस कर देते हैं। ड्राइंग का मतलब पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, डोमेस्टिक यूज। ड्राइंग का मतलब प्राइवेट यूज, पर्सनल यूज, डोमेस्टिक यूज। जब भी प्राइवेट यूज के लिए या प्राइवेट यूज के लिए प्रोप्राइटर बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है उसको ड्राइंग बोलते हैं। कौन से कॉन्सेप्ट से? एंटिटी कॉन्सेप्ट से। अब तुमको बोलेगा एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है? सर एंटिटी कॉन्सेप्ट इज अ कॉन्सेप्ट which states that business and owner both of them have a separate legal entity. मतलब owners expenses, proprietors expenses shall not be included in the business में include नहीं करेंगे। Suppose if you want to compute the business income, समझ में, if you want to compute the business profit and loss, so do you think you will add the owner's personal expenses while calculating the profit of the business? Sir, if I want to compute the profit of the business, then make sure you have to record all the income and all the expense of such entity only of that particular year only. मतलब उसी इंसान का उसी ईयर का खर्चा लेंगे। जिस इंसान का मतलब जिस बिजनेस का, हम यहाँ इंसान बिजनेस को बोले, जिस बिजनेस का आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालना चाहते हो तो उसी साल का इनकम और एक्सपेंस का डिफरेंस करके हम लोग को क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। अब ओनर का खर्चा कैसे ऐड कर सकते हो? जब भी ओनर का खर्चा होगा, ड्राइंग होगा, तो वो क्या होगा? कैपिटल से लेस हो जाएगा। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कौन बताएगा? एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस एंड ओनर बोथ आर सेपरेटली कनेक्टेड। और कैपिटल से, हाँ, कैपिटल से जो लेस करते हैं ड्राइंग कौन से कॉन्सेप्ट से? एंटिटी कॉन्सेप्ट से। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है बाबू? समझ पा रहे हो कि सर के ऊपर से जा रहा है? समझ में आ रहा है? आगे चलें। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट मेड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ। अच्छा, जो प्रोविजन पीबीडी हम लोग निकालते हैं वो कौन से कॉन्सेप्ट से? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है जिसका नाम है प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। मिटो बोर्ड हम इसको समझाएंगे। प्रूडेंस, यहां तक समझ में आया बाबू सबको? चलो आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? अच्छा, अभी हम लोग पूरा डेटर का खानदान जानेंगे, ठीक है? इससे हम लोग का क्या होगा, कहीं भी एमसीक्यू आएगा डेटर से तो हम लोग आराम से एमसीक्यू कर पाएंगे। चलो, डेटर को हम लोग सामान बेचेंगे, समझ में? डेटर कौन होता है? बिजनेस के लिए कस्टमर, एसेट्स होता है। कौन सा एसेट्स होता है? बिजनेस के लिए करंट एसेट्स होता है। डेटर वो इंसान होता है जिसको बिजनेस क्रेडिट में सामान सेल करता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो अब अगर डेटर्स का क्या ट्रीटमेंट होगा, जब भी हम लोग डेटर को सामान बेचते हैं ना, मान लो हम लोग डेटर को कितना बेचे? 1 लाख का सामान बेचे हैं, 1 लाख का सामान बेचे हैं, ठीक है ना? तो हम लोग डेटर को, अच्छा, गुड डेटर क्या बोला जाता है? गुड डेब्ट या गुड डेटर? गुड डेटर का मतलब होता है जिसके ऊपर नो प्रोविजन रिक्वायर्ड। याद रहेगा? नो प्रोविजन रिक्वायर्ड, उसको क्या बोलेंगे बाबू? गुड डेटर बोलेंगे। समझ में आया? तो मान लो हम लोग 1 लाख का सामान बेचे हैं, 1 लाख का सामान बेचे हैं। किसको बेचे हैं? देखो, डेटर हम 1 लाख का 2 कर दे रहे हैं, ठीक है ना? हमको लग रहा है ना 1 लाख में, 1 लाख का जो हम लोग यहाँ पे सामान बेचे हैं, हमको लगता है कि हमको पैसा नहीं मिलेगा। तो बिजनेस क्या बोलता है ना, पीबीडी मेंटेन कर लो। पीबीडी का मतलब पहले से मान लो कि तुमको अज्यूम कर लो कि तुमको इतना पैसा नहीं मिलने वाला, तो हम अज्यूम कर लिए ना 10%। कितना परसेंट? 10%। पीबीडी कितना आएगा बाबू? 10,000। तो तुमसे पूछ लेगा ये पीबीडी कौन सा अकाउंट है? पहले ये पर्सनल, ये डेटर का ही पार्ट है। पीबीडी किसका पार्ट है? डेटर का ही पार्ट है। समझ में आया? जब तक डिक्लेयर नहीं होगा कि ये बैड डेट होगा तब तक ये नॉमिनल अकाउंट नहीं बनेगा। क्लियर है? तो ये किसका पार्ट है बाबू? इसको पर्सनल अकाउंट बोला जाता है।
ये किसका अंश है, किसका पार्ट है, किसका टुकड़ा है, किसका हिस्सा है, डेटर का। डेटर जो अकाउंट है, पीबीडी भी वही अकाउंट है। अच्छा, अब बोलेगा तुम पीबीडी कौन से कॉन्सेप्ट से बनाते हो? कंजर्वेटिज्म, बोलो कंजर्वेटिज्म। स्पेलिंग क्या होगा? CONSERVATISM, बोलो स्पेलिंग CONSERVATISM, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रूडेंस। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अच्छा बोलो, पीबीडी कौन से कॉन्सेप्ट से निकालते हैं? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। अच्छा, वो अब तुमको एग्जाम में उल्टा करेगा, बोलेगा वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो बोलता है फ्यूचर का होने वाले लॉस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाओ, बट फ्यूचर का होने वाले इनकम को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मत दिखाओ? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। तुमको एग्जाम में कैसे बोलेगा? वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो बोलता है फ्यूचर का होने वाले लॉस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा दो? बोलो ना, कौन कॉन्सेप्ट बोलता है? कंजर्वेटिज्म का दूसरा नाम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? फ्यूचर का सारे होने वाले लॉस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा दो, बट फ्यूचर के होने वाले इनकम को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मत दिखाओ। तो पीबीडी कौन से कॉन्सेप्ट से बनाते हैं? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। यहां तक बोलो समझ में आया? आगे चले? ठीक है। अगर मान लो बैड डेट हो चुका, तो बोलेगा ना बैड डेट का जनरल एंट्री क्या होगा? बैड डेट रिटन ऑफ। इसका जनरल एंट्री क्या होगा? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। क्लियर है? अच्छा, अब बोलेगा बैड डेट होगा तो डेटर डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? मतलब प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस होगा। ठीक है ना? अब बैड डेट कहां जाएगा? पीएल के डेबिट साइड में जाएगा, पीएल के डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है ना? पीएल के डेबिट साइड में हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? चलो, अब तुमको बोलेगा रिकवरी ऑफ बैड डेट हो गया, रिकवरी ऑफ बैड डेट। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ मार्क कर दे रहे। क्लास रिकॉर्डेड भी है, देख लो, आएगा तो हम बोलेंगे बाबू देखो आया भी था, इसीलिए हम देखो हैशटैग दे दिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकवरी ऑफ बैड डेट का पहले आपको जर्नल एंट्री पता होना चाहिए। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रिकवरी ऑफ। ए बाबू बात नहीं, यहाँ पे देखो, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रिकवरी ऑफ बैड डेट। ठीक है ना? तो रिकवरी ऑफ बैड डेट बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है। बोलो, रिकवरी ऑफ बैड डेट बिजनेस के लिए क्या है? आपको एग्जाम में पूछेगा, बोलो क्या पूछेगा? रिकवरी ऑफ बैड डेट बिजनेस के लिए क्या है? ये बिजनेस के लिए इनकम है। बिजनेस के लिए सब नोट्स बनाते चलना। इनकम कहाँ जाएगा? पीएल के, पीएल क्रेडिट साइड, पीएल। इसको क्या बोला जाएगा? नॉमिनल अकाउंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। तो देख लो, इतना कुछ आएगा आपके एग्जाम में। लिखते जाओ अपनी तरफ से। जल्दी लिखना। लिखे यहां तक? चलो आगे चलते हैं हम लोग। आज एक्चुअली हम लोग क्लास को यहीं तक रखना होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? क्लियर है? किसी को कोई डाउट है, पूछना है कुछ तो जो बताएं, आप लोग नोट्स बना लेना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। बाबू आप लोग अगर वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो, तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन वीडियो आने वाला है। ठीक है ना? और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।